वेलकम टू डे बाय डे क्लासेस। आपका डे बाय डे क्लासेस पे एक बार फिर से स्वागत है। आपका कल पेपर है, मुझे ये बात पता है, बट फिर भी एक लास्ट सैंपल पेपर जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। इसे आप एक बार देख के चले जाइएगा। नीड नॉट टू राइट एनीथिंग, नीड नॉट टू मेमोराइज एनीथिंग, जस्ट गो थ्रू इट। चाहे आप 2x पे ही करके इसे वीडियो को देख लीजिए, बस एक बार देख के चले जाइएगा। ठीक है सरकार। तो लास्ट सैंपल पेपर ये हमारा होगा। तो हम इसको शुरू करते हैं। जरा एक बार इन क्वेश्चंस को देखिए और पढ़िए और आप खुद भी जवाब दे सकते हैं। सोशल साइंस इतनी आसान है ना मेरे दोस्त, आप सिर्फ कॉमन सेंस लगाएंगे, स्टिल यू विल गेट द पॉइंट। ठीक है, एक बार सवाल को देखिए। कहता है रेशमा इज अ पुअर एग्रीकल्चर लेबर नीड अ लोन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ हिज स्मॉल पीस ऑफ लैंड। रेशमा कोई बहुत गरीब है, उन्हें लोन चाहिए तो ताकि वो फसल उगा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी डेफिनेटली ऑफर हिम अ फेयर इंटरेस्ट रेट एंड फ्लेक्सिबल टर्म ऑफ क्रेडिट। आपको पता है अगर रेशमा गरीब है, उन्हें लोन चाहिए ना, तो कहता है इन चारों में से ऐसा कौन सा एक तरीका होगा लोन लेने का जो उसके लिए अच्छा होगा और अच्छी कंडीशन पे उन्हें लोन मिल जाएगा और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो आपको पता है इसमें से कौन होगा। कहता है विलेज मनी लेंडर। सर विलेज का जो मनी लेंडर होगा वो कभी भी लो इंटरेस्ट ऑफ रेट नहीं रखेगा, वो हाई इंटरेस्ट ऑफ रेट रखेगा। ये तो गलत हो गया है। कॉमर्शियल बैंक। सर कॉमर्शियल बैंक उन लोगों को लोन देते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हम गरीब आदमियों को कौन देता है। रिच लैंड ओनर। तो सर ये भी देगा अगर पैसा ना, तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं देगा, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा। द करेक्ट आंसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसी होती हैं जो छोटे लोगों को लोन देती हैं, वो भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। याद रख लीजिए, वो छोटे लोगों को लोन देती हैं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो सर इसका जो होगा बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, तो इसका बी होगा, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए एक बारी। कहता है कि Sajia's teacher asked a question to which she answered। कहता है साजिया की कुछ टीचर ने उसे एक क्वेश्चन पूछा तो उसे क्या आंसर करना चाहिए। सवाल ये है, कहता है मनरेगा 2005 व्हाट वुड हैव बीन टीचर्स क्वेश्चन। ठीक है सरकार। कहता है साजिया टीचर आस्क हर अ क्वेश्चन टू विच शी आंसर्ड। कहता है साजिया के टीचर ने एक सवाल पूछा जिसके जवाब में साजिया ने उत्तर दिया है मनरेगा 2005। तो जिसका जवाब होगा मनरेगा 2005, तो साजिया के टीचर ने कौन सा सवाल पूछा होगा ये आपको बताना है। तो पहला सवाल पूछते हैं, नेम द एक्ट दैट वाज डिवाइज्ड टू इम्प्लीमेंट राइट टू वर्क। ये होगा नेम द एक्ट दैट वाज डिवाइज्ड टू इम्प्लीमेंट राइट टू इक्वालिटी। हमेशा याद रखिए मनरेगा 2005 यही बताता है राइट टू। मनरेगा से क्या होता है, राइट टू वर्क। मनरेगा से क्या निकल के आता है, राइट टू वर्क। मनरेगा आपको ये बताता है कि 100 दिन के लिए हर एक फैमिली मेंबर के एक आदमी को काम मिलेगा, इस बात की गारंटी देता है। इसीलिए इसे हम कहते हैं राइट टू वर्क। मनरेगा को क्या कहते हैं, मनरेगा 2005 को हम कहते हैं राइट टू वर्क। साडा हक, काम करने का अधिकार कौन देता है, मनरेगा 2005। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, मनरेगा 2005 ऑफ राइट टू इक्वालिटी नहीं, राइट टू फ्रीडम नहीं, राइट टू एजुकेशन नहीं, राइट टू वर्क। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो आप जरा इन सब चीजों को पढ़िए और मुझे ये बताइए इनमें से कौन सा ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस नहीं है। ठीक है सरकार, इनमें से कौन सा ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखते हैं अगर इनमें से प्रोटेक्शन की हम बात करेंगे कौन सा इसमें से नहीं है। तो सब कहता है ग्लोबलाइजेशन की बात करी हुई है ना उसने, ग्लोबलाइजेशन के कहता है गूगल हेडक्वार्टर बीइंग कैलिफोर्निया एंड मल्टीपल ऑफिस अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, ये भी तो ग्लोबलाइजेशन है। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो एक ही कंपनी के हर जगह हेडक्वार्टर्स होते क्या, तो ये तो ग्लोबलाइजेशन का कारण है। उसने पूछा कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ग्लोबलाइजेशन का। रेलवे बीइंग द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द एम्प्लॉइज इन इंडिया।
ठीक है सरकार। इंडिया में जो रेलवे है सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज है सर, यहाँ पे सी इधर है। अब मैकडोनल्ड्स इंट्रोड्यूस, देखिए सरकार, मैकडोनल्ड्स इंट्रोड्यूस एमके आलू टिक्की स्पेशली इन इंडियन मेन्यू सर, ये भी ग्लोबलाइजेशन है, बाहर की कंपनी इंडिया में आके बेच रहे, ग्लोबलाइजेशन है। स्पेनिश फैमिलीज है मसाला डोसा, ये भी ग्लोबलाइजेशन है। लेकिन इंडियन रेलवे का कोई ग्लोबलाइजेशन नहीं है, इंडिया रेलवे सिर्फ इंडिया में है, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कहता है कौन सा ग्लोबलाइज नहीं होगा, तो इंडियन रेलवे है जो इंडिया में रहती, तो ये इसका ग्लोबलाइजेशन नहीं होता। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी एक कंपनी समस्त संसार में अगर अपना धंधा बनाती है उसे ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, आप इंडिया में हो, इंडिया का माल बाहर ले जाके बेच सकते हो, दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। इस बात को आप तसल्ली से याद रखिए। एमएनसी का मतलब क्या होता है? अ मल्टीनेशनल कंपनी। अ मल्टीनेशनल कंपनी इज अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन दैट ओन्स कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्रीज। हाँ ठीक है। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द बेस्ट पोटेंशियल फॉर एमएनसी टू बी सेटअप। कहता है इनमें से ये बताइए कि किसी भी कंट्री के पास उसमें से कौन सी ऐसी पोटेंशियल होनी चाहिए कि उसके देश में आके जो मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी अपनी यूनिट सेटअप करेंगी। सर वही होगा, उसी देश में वो जाके अपनी यूनिट सेटअप करेंगे जहां पे उन्हें कच्चा माल मिलेगा, जहां पे उन्हें रॉ मटेरियल मिलेगा, जहां पे उन्हें प्रॉफिट जनरेट होगा, जहां पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी, जहां पे सरकारें उन्हें दुखी नहीं करेंगी, पुलिस वाले उनसे घूस नहीं लेंगे, उसी देश में ही तो जाके वो अपना धंधा बनाएंगी। हाँ या ना? तो एक बार जरा चारों ऑप्शन पढ़िए और मुझे आप खुद बताइए इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब देखिए जल्दी से देखिए, उसने ये कहा हुआ है, पहला है कंट्री डब्ल्यू हैज रिच कल्चर एंड एम्पल डाइवर्सिटीज। कहता है कि कोई कंट्री है उसका कल्चर बहुत अच्छा है और उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। भाई किसी के कल्चर से किसी कंपनी को क्या लेना देना, कुछ भी तुम्हारा कल्चर है, कोई भी कंपनी आके अगर आपके देश में कोई भी धंधा लगाएगी उसे प्रॉफिट चाहिए बस, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, कंट्री एक्स प्रोवाइड लोन टू फॉरेनर कंपनीज इजली एट अ हाई। अक्सर अब बताइए, अगर कोई भी कंपनी फॉरेनर कंपनी को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी तब वो आएगी क्या? वो कभी नहीं आ सकती। अगला, कंट्री जेड हैज अ रूल विच अलाउ पीपल फ्रॉम अ स्पेसिफिक रिलीजन टू कंडक्ट बिजनेस फेयरली। सर ये भी नहीं होगा कि आप किसी एक रिलीजन के लोगों को कहते हैं कि भाई आप बिजनेस करो, बाकी के साथ भेदभाव है, तो वहां पे भी नहीं आएगी। सी देखते, कंट्री वाई हैज अ एजुकेटेड वर्कफोर्स। देखिए कोई एक कंट्री जहां की वर्कफोर्स एजुकेटेड है, रेडी टू वर्क, और वो काम करना चाहती है फॉर अ अफोर्डेबल रिम्यूटेशन, मतलब एक अफोर्डेबल काम पे, तो उसके लिए मतलब एक अफोर्डेबल अमाउंट ऑफ मनी पे। ठीक है सर, तो वहां पे ही आके देखो, कोई भी कंपनी वहीं आएगी ना जहां पे पढ़े लिखे लोग हों, काम करने वाले मिल जाएं, तो वहीं पे जाके लगेगी। तो द करेक्ट आंसर विल बी सी, विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसी देश में जाके कोई भी कंपनी अपना धंधा सेटअप करेगी। ठीक है, सी। अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सोशल इक्वालिटी विथ रिगार्ड्स टू एक्सेस टू रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंज। कहता है ना, आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि आप किसी भी चीज का यूज तो करें पर उसे दोबारा से इस लायक बना दे कि दोबारा से भी हम उसे यूज किया जा सके। ठीक है सरकार, मान लीजिएगा आपको लकड़ियां चाहिए तो आप पेड़ काटिए पर 10 पेड़ और लगा दीजिए, दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कहता है वही कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सोशल इक्वालिटी है, रिगार्डलेस टू एक्सेस रिसोर्सेस, वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंज है ना, पर ये हो नहीं पाता है जनरली। अकॉर्डिंगली विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइसिस इज रिलेटेड टू द स्टेटमेंट अबव। कौन सी क्राइसिस होगा? डैमेज ऑफ अ इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू फ्लड, scarcity of clean water for consumption, damage of a crop caused to the heavy rain, combusting water, borne disease। देखिए सरकार आप खुद ही सोचिए, उसने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चाहिए है ना हमें, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब आप किसी भी चीज को इस तरीके से यूज करें ताकि वो उसको आगे जनरेशन भी यूज कर सके और दोबारा भी हम उसे यूज कर सके, पूरी तरह खलास मत कीज कर दीजिए। तो आप खुद ही सोच के देखिए, डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू द फ्लड, फ्लड इतना डैमेज नहीं करते जितना इंसान डैमेज कर देता है, ये तो नहीं हो सकता। अगला, स्कैर्सिटी ऑफ क्लीन वाटर फॉर कंजम्पशन, ये बिल्कुल सही है सर, पानी की बहुत ज्यादा कमी है, पानी की स्कैर्सिटी है हमारे कंजम्पशन के लिए। हैवी रेन से सर कितनी क्रॉप के डैमेज होगा, ऐसा थोड़ी ना एक बार
क्रॉप का डैमेज हो जाएगा तो कभी दोबारा हो नहीं पाएगी, ये भी नहीं। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये सबसे बड़ी परेशानी रहती है। ठीक है सर, अगला देखिए, Sarnia is making a list of natural resources for a project. She put wind energy under one column and coal to the another column. On what basis she classified? कि सर कहता है विंड एनर्जी एक जगह है और कोल एनर्जी एक जगह है, उसने किस बेस पे दोनों को अलग किया होगा? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरसिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबल, ऑन द बेसिस, सर करेक्ट आंसर है एग्जॉस्टिबल और नॉन एग्जॉस्टिबल। ठीक है सर, विंड एग्जॉस्टिबल नहीं, खत्म नहीं हो जाएगी, पर कोल खत्म हो जाएगा, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, कहता है द निकोबार पिजन is a bird found, pigeon is a bird found only in a small island and the coastal region from the Andaman Nicobar Island and the further east through the Malaya archipelago to the Solomon and the Paula region। ठीक है, अब कहता है अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ स्पीशीज वुड इट फॉल अंडर, किस टाइप की, देखिए सरकार वो कहता है किस टाइप की स्पीशीज ये होगी। अगर एक कबूतर है जो अंडमान निकोबार पे पाई जाती है, वो सिर्फ वहीं पे मिलती है और उसी एरिया में पाई जाती है, तो आप किस टाइप की स्पीशीज बोलेंगे? इसे रेयर स्पीशीज बोलेंगे, एक्सटिंक्ट स्पीशीज बोलेंगे, एंडेमिक स्पीशीज बोलेंगे या वनरेबल स्पीशीज बोलेंगे? आप जरा सोच के बताइए ये किस टाइप की स्पीशीज हो जाएगी अगर सिर्फ वो अंडमान निकोबार के प्लेस पे ही मिलती है। ठीक है, ठीक है, देखिए जरा पहले आप समझ लीजिए एंडेमिक स्पीशीज क्या होता है, जरा इसको समझ लीजिए। एंडेमिक स्पीशीज होती है ऐसी स्पीशीज जो किसी एक पर्टिकुलर इलाके पे मिलती है, उसे हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। तो आप देखिए सरकार, ये निकोबार पिजन ही जो निकोबार आइलैंड पे ही मिलती है, तो वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर इलाके में मिलती है, तो दिस विल बी कॉल्ड एंडेमिक स्पीशीज। इसे हम क्या बोलेंगे? एंडेमिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज व्हिच आर फाउंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस। हाँ या ना, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, लर्निंग फ्रॉम द Belgium experience, which of the following step could have most likely avoided a civil war in Sri Lanka that ended in 2019? तो आपको पता है बेल्जियम की कहानी पता होगी और श्रीलंका की भी कहानी पता है, तो उसी के बेस पे उसने पूछा हुआ है कि इनमें से क्या होने वाला है, जरा पढ़ लीजिए। कहता है मेकिंग रिजर्वेशन इन अ जॉब फॉर द तमिल स्पीकिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो क्या हो जाएगा? मतलब कहता है ना लर्निंग फ्रॉम द बेल्जियम से आप क्या एक्सपीरियंस सीखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कुड हैव मोस्ट लाइकली अवॉइडेड। बेल्जियम से आप ऐसा क्या सीखेंगे कि जो आप श्रीलंका का जो युद्ध हुआ था उसमें आप अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, तो क्या ये अवॉइड करेंगे कि मेकिंग रिजर्वेशन जॉब इन तमिलनाडु स्पीकिंग, मतलब तमिल स्पीकिंग माइनॉरिटी, ये आप अवॉइड करेंगे कि तमिल लोगों को जॉब ना दिया जाए, या फिर डिवाइडिंग द एंटायर कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइन टू अपीज द सिटीजन, डिवाइड करेंगे भाषा के आधार पे, या फिर devising laws to accommodate the ethnic differences of citizen to ensure peace। ठीक है सरकार, या आप ये करेंगे, ध्यान से देखिए सरकार, या फिर कहता है conducting a thorough census to strictly segregate the Indian Tamils from the Sri Lankan Tamils, आप ये करेंगे। ध्यान से समझिए सरकार, जो हम करेंगे ना, जो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा कि लर्निंग फ्रॉम द बेल्जियम एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कुड हैव मोस्ट लाइकली अवॉइडेड, जो अवॉइड करना चाहिए, वी विल अवॉइड द सी, हम सी वाले को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सरकार, हम क्या करेंगे? डिवाइजिंग लॉ टू अकोमोडेट द एथनिक डिफरेंसेस ऑफ सिटीजन टू इंश्योर द पीस। देखिए कोई भी इंसान किसी भी इंसान से तभी लड़ता है ना जब दो इंसान को आपस में ऐसा महसूस हो कि वो अलग है और मैं अलग हूं, तभी वो लोग लड़ाई करेंगे। अगर वो दोनों समझें कि हम दोनों सेम है तो आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। तो यही मैं करूंगा, दोनों के इथनिक डिफरेंसेस को क्या कर दूंगा? समाप्त कर दूंगा, जिसकी वजह से क्या स्टेब्लिश हो जाएगी? पीस स्टेब्लिश हो जाएगी, है ना। हम लड़ाई को अवॉइड करना चाहते हैं तो हमें पीस ही लाना होगा, दैट इज वाई सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सरकार, ये सब नहीं, थोड़ा सा आप सोच के देखिए से, कॉमन सेंस से, है ना, तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। सी हम क्या करेंगे? उसके डिफरेंसेस को खत्म करेंगे। हाँ, अब जरा देखें यहाँ पे कुछ असर्शन और रीजनिंग है, असर्शन रीजनिंग को देखते हैं उसके बाद समझते हैं। कहता है इन इंडिया लिटरेसी रेट अमंग द वुमेन इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन अमंग द मैन। हाँ,
ये बात तो सही है सर, इंडिया में जो लिटरेसी रेट है महिलाओं की वो बहुत कम है, पुरुषों की बहुत ज़्यादा है। करेक्ट बात है ये, ठीक है। अब अगला कहता है, अब आप अगर देखेंगे तो सेकंड यूनिट ये कहता है द पेट्रियार्कल सिस्टम। पेट्रियार्कल सिस्टम क्या होता है? एक ऐसी सोसाइटी जहां पे पुरुष अपने आप को सुपीरियर मानता है कि मैं जो कर रहा हूं सही है, मेरी पत्नी मतलब मेरी पत्नी नहीं, जिसकी भी पत्नी है वो कर रही है वो गलत है। तो कहता है द पेट्रियार्कल सिस्टम इन इंडिया गिव्स मोर वैल्यू टू द एजुकेशन ऑफ द हेयर हु कैरीज ऑन अ फैमिलीज नेम। और पता है ना पेट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है कि जो पुरुष के नाम पे चलती है, वंश जो होता है पुरुष के नाम पे चलता है। बोलते हैं शर्मा जी थे, शर्मा जी के पापा, शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी का नाती है, शर्मा जी का ये है, तो नाम चल रहा, शर्माइन का नाम नहीं चल रहा, उनकी बीबी का नाम नहीं चल रहा, शर्मा जी का नाम चल रहा है। पेट्रियार्कल सोसाइटी से ये तो क्या है, ये भी सर द पेट्रियार्कल सिस्टम इन इंडिया गिव्स मोर वैल्यू। जो पेट्रियार्कल सिस्टम को इंडिया में ज्यादा वैल्यू दिया जाता है टू द एजुकेशन ऑफ द हेयर हुज कैरी द फैमिली नेम, और उसको फैमिली नेम को कैरी किया जाता है। ठीक है सरकार, तो आप इसमें बता सकते हैं क्या सही होगा और क्या गलत होगा। तो ऑब्वियस सी बात है सरकार, ये तो बात बिल्कुल सही है कि इंडिया का जो महिलाओं का लिटरेसी रेट कम है, पुरुषों का ज्यादा है, तो ए तो सही है और आर भी सही है, दोनों सही है। और लिटरेसी रेट इसीलिए कम होता है क्योंकि महिलाओं को कम इंपॉर्टेंस देती है, पुरुषों को ज्यादा दिया जाता है। बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। करेक्ट है ना, ये इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। महिलाओं को कम इंपॉर्टेंस मिलती है इसीलिए उसकी पढ़ाई कम किया जाता है। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कहता है कंट्री पी रिसेंटली अडॉप्टेड डेमोक्रेसी आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम्स कैन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री डेफिनेटली एक्सपेक्टेड ड्यू टू दिस चेंज। तो अगर मान लीजिए किसी कंट्री को नया नया डेमोक्रेसी मिली है तो वहां के लोग अब क्या चेंज महसूस करेंगे, आप खुद बताइए। शार्प डिक्रीज इन पॉवर्टी इन ऑल द कम्युनिटीज, वहां की गरीबी तुरंत दूर हो जाएगी डेमोक्रेसी मिलेगी तो। मोर अकाउंटेबिलिटी ऑन अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट ज्यादा अकाउंटेबल हो जाएगी। या ड्रास्टिक राइज इन अ नेशनल इनकम, या नेशनल इनकम में तुरंत बढ़ोतरी हो जाएगी। या डी रूल्स एंड लॉज टू बी ड्राफ्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मेजोरिटी ग्रुप, या उस देश के जो मेजोरिटी लोग होंगे उनके हिसाब से अब नियम कानून बनने शुरू हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा सरकार, आपको पता है अगर कभी भी किसी भी देश में डेमोक्रेसी मिल जाएगी तो क्या होने वाला है, उसकी सरकार ज्यादा अकाउंटेबल हो जाएगी उन लोगों के प्रति। आप बताओ किसी भी देश में अगर ये मिल जाए, क्या मिल जाए, डेमोक्रेसी मिल जाएगी, तो आप खुद ही सोच के बताइए सर कि ऐसा क्या होगा कि वहां की सरकार मेजोरिटी ग्रुप के लिए कानून बनाएगी? नहीं सरकार। वहां की गरीबी तुरंत दूर हो जाएगी? नहीं, बहुत टाइम लगेगा। वहां की इकोनॉमी बढ़ जाएगी? नहीं, बहुत टाइम लगेगा। हाँ, वहां की गवर्नमेंट तुरंत अकाउंटेबल हो जाएगी अपने लोगों के प्रति। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सरकार, अगला देखिए सरकार, कुछ कहता है ऑपोजिशन स्लैम्स मिनिस्टर्स रिमार्क कंडेम राइजिंग फ्यूल प्राइस। कहता है जो ऑपोजिशन है ना वो कह रहा है जो मिनिस्टर हैं उनको ऐसा बोल रहे हैं कि जो फ्यूल प्राइस ज्यादा बढ़ गई है, उसके लिए ऑपोजिशन वाले जो मिनिस्टर उनको घेर रहे हैं कि भाई कैसे बढ़ गई। कहता है द अबव स्टेटमेंट शो द इंपॉर्टेंस फंक्शन ऑफ ऑपोजिशन। इसीलिए सर कहते हैं अब ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। कभी भी अगर कोई भी सवाल ऑपोजिशन पार्टी उठाती है गवर्नमेंट के खिलाफ तो आप मत भड़किए। हमारे समाज में ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी पार्टी ऑपोजिशन में हो, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो। हमें किसी पार्टी के साथ नहीं खड़ा होना, हमें हर पार्टी से काम लेना है, उन्हें बताना है यू आर हेयर फॉर अस, हमारे लिए हो आप, हम आपके लिए नहीं है। जिस दिन हम ये समझेंगे सर उस दिन देश बदलेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ध्यान से देखिए, द अबव स्टेटमेंट शो दैट द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टी की इंपॉर्टेंस है ना हमारे देश में इन अ डेमोक्रेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट फॉल अंडर द फंक्शन ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। इन चारों में से बताइए ऑपोजिशन पार्टी का फंक्शन कौन सा नहीं होगा। ठीक है सरकार, अब ये देख के जरा बता दीजिए ऑपोजिशन पार्टी क्या नहीं करती है। ऑडिटिंग द गवर्नमेंट
स्पेंडिंग एंड बजट। सर ये खुद ही सोच के देखिए, ऑपोजिशन थोड़ी ना, ऑडिट का मतलब जांच पड़ताल करना, ऑडिट का मतलब जांच पड़ताल करना। क्या गवर्नमेंट का जांच पड़ताल करने वाली ऑपोजिशन पार्टी करेगी? क्या ऑपोजिशन पार्टी कभी भी गवर्नमेंट की जांच पड़ताल नहीं करती। ऑडिट का मतलब जांच पड़ताल, कितना खर्च होगा, क्या क्या होगा, ये ऑपोजिशन पार्टी का काम नहीं है। तो उसने पूछा कौन सा काम नहीं है, तो ए विल बी द नॉट अ काम। ठीक है, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बाकी ये सारे काम ऑपोजिशन पार्टी के हैं कि गवर्नमेंट की मिस्टेक बताना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराना, ये सारे काम किसके हैं? ऑपोजिशन पार्टी के हैं। हाँ या ना? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकमिंग डेफिनेटली एग्जिस्ट इन अ डेमोक्रेटिक रिजाइम। तो कहता है कि बताइए डेमोक्रेसी की एक कोई कमी बताइए, डेमोक्रेसी की एक कोई कमी बताइए। ठीक है सर, डेमोक्रेसी की एक कमी यही होती है ना, डेमोक्रेसी में सबका सुना जाता है, चाहे कोई कुछ भी बोले सबके भाषण सुनने पड़ते हैं। इसीलिए ना जो डिसीजन होते हैं वो बहुत लेट आते हैं, बहुत ढीले आते हैं, यही कारण होता है। ये डेमोक्रेसी की एक सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ अफसर, अरे यार डेमोक्रेसी में वॉर का क्या लेना देना। एलिमिनेशन ऑफ फ्री मार्केट, नहीं सर, डेमोक्रेसी में तो फ्री मार्केट होती है। डिल्यूजन, अच्छा, डिफ्यूजन ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म, सर ये भी नहीं होता। द करेक्ट आंसर स्लगिश डिसीजन मेकिंग। ठीक है सरकार, ये बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यही हमारा बी है कि डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, है ना, रिजाइन में। एक हमारा ये ड्रॉबैक है किसका? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का स्लगिश डिसीजन मेकिंग इज द ड्रॉबैक, क्योंकि सबकी सुननी पड़ती है ना, तो जो डिसीजंस होते हैं बहुत लेट आते हैं और इतने वो नहीं होते। गिव बिलो, अगला कहता है बी, उसका कहता है गिवन बिलो सम allegories used in a European during the nationalist, क्या है? हाँ, nationalist movement according to which of the following significant beginning of a new era। ठीक सर, अब बताइए beginning of a new era क्या होगा? broken chain, race of a rising sun, breastplate with the eagle, या olive branch around the। आप इसमें से देखे, आपने देखा होगा ना, गिवन बिलो सम ऑफ द यूज फॉर यूरोपियन ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट। नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान लोग इनमें से, इन चारों चीजों में से किस चीज का यूज करते थे? ठीक है, ये बताना है। तो आपको सर, आप ही ध्यान में रखिए, अगर किसी पॉजिटिव चीज को हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो ब्रोकन चेन से नहीं, ब्रोकन चेन से तो हम फ्रीडम चाहते हैं किसी भी से। रेज ऑफ अ राइजिंग सन, देखिए सन निकल रहा होता है, उसमें से रेज निकल रही होती हैं, तो इसी चीज को हम बोलते हैं, रेज ऑफ अ राइजिंग सन को न्यू इरा के नाम से जाना जाता है। देखिए जब सुबह होती है तो नई सुबह होती है, तो न्यू इरा शुरू करने के लिए रेज, सन ही उसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, तो दैट इज वाई वी विल कॉल इट रेज ऑफ अ, मतलब रेज ऑफ अ राइजिंग सन, ही बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, रेज ऑफ अ राइजिंग सन। ठीक है, ये याद रख लीजिए। अगला देख लेते हैं सर, एक बार इस डायग्राम को जरा 1 मिनट के लिए आप देखिए और फिर समझिए इसने क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद मैं इसके आपको रीड करके बताता हूं जरा। ठीक है, आपने देख लिया होगा। अब देखिए, कहता है द वुड कट पेंटिंग गिवन बिलो वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द इंडियंस वर बिगिनिंग टू एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ अ वुमेन्स एजुकेशन इन लेट। अब देखिए सरकार, ये तब की बनी हुई है ना, क्रिएटेड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द इंडियंस वर बिगिनिंग टू एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन द लेट। हाँ, ये तब की है जब इंडिया को महिलाओं के भी शिक्षा के बारे में बात शुरू की गई थी। ये तंबूरा बजा रहा है और वो हुक्का गुड़गुड़ा रही है, पता नहीं क्या सर। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो वाज द आर्टिस्ट मोस्ट लाइकली ट्राइंग टू पोर्ट्रेट इन दिस आर्ट। कहता है ये आर्ट को बनाने के लिए जिसने भी बनाया होगा वो क्या बताना चाहता है, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, क्या कहना चाहता है सर, समझिए जरा। लिसनिंग द म्यूजिक इज द बेस्ट वे टू स्पेंड वन फ्री टाइम। कहता है कि म्यूजिक सुनते हुए किसी को टाइम पास करना चाहिए, ये वो बताना चाहता है। सर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे म्यूजिक के लिए बारे में नहीं बताना चाहता। अगर म्यूजिक के बारे में बताता तो इसके पास भी कुछ म्यूजिक होना चाहिए था। सर ये तो नहीं होगा। अगला है इंक्रीज पॉपुलैरिटी ऑफ अ वेस्टर्न आइडियाज इन मैरिज। सर यहाँ पे मैरिज, इसमें शादीशुदा का तो कुछ है नहीं सर, गलत बात है। अगला चैलेंजिंग द कन्वेंशनल जेंडर रूल्स। देखिए सर समझिए, पहले का जो टाइम होता था ना, जो राजा महाराजा होते थे ना, वो ऊपर बैठते थे और महिलाएं ना नीचे बैठती थी।
या फिर जो राजा महाराजा ऊपर बैठते थे, जो किंग होता था ऊपर बैठता था, अगर क्वीन को बैठना भी होगा तो उससे कम छोटी लेवल वाली कुर्सी पे बैठते थे। ये रूल हुआ करता था, ये पता चलता था कि ये किंग है और ये क्वीन है। ठीक है सरकार। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ जिस कुर्सी पे राजा बैठा है उसी कुर्सी पे क्वीन भी बैठी है या कोई भी औरत बैठी है। इसका मतलब वो बताना चाहता है कि भाई बराबरी है दोनों में, इक्वालिटी है दोनों में, जेंडर इक्वालिटी है। वरना लोग पहले औरतों को कम निगाह से सोचते थे, कम निगाह से देखते थे। तो ये बात होती थी, महिलाओं को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। पर यहाँ पे दोनों सेम सेम चेयर पे बैठे हैं, इक्वालिटी है सरकार। तो चैलेंजिंग द कन्वेंशन जेंडर रोल, हाँ सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कि पहले के टाइम पे जेंडर इनइक्वालिटी थी ना, पर इस डायग्राम से ये बताया जा रहा है, इस फिगर से ये बता रहा है कि वो चैलेंज कर रहा है। किस चीज को चैलेंज कर रहा है? जेंडर इक्वालिटी को। ठीक है सरकार, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डी में क्या है? प्लेजर बीइंग अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। सर प्लेजर अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ नहीं पता चला सर, इसमें कौन सा यासी कर रहा है ये? ठीक है, फिगर देख के ही आपको आइडिया लग जाएगा। तो कहता है द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर द विजुअली इंपायर्ड कैंडिडेट ओनली, क्वेश्चन नंबर 70। ये सर विजुअली इंपायर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, जरा आगे चलते हैं। कहता है अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिड महात्मा गांधी लॉन्च सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। आप सोचिए, महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह लॉन्च कर दिया था। क्यों? उन्हें क्या दर्द था, क्या परेशानी थी? रेसिज्म, अरे यार ठीक है, रेसिज्म या सेक्सिज्म या एजिसिज्म या कास्टिसिज्म। याद रखे, वहां का कास्टिसिज्म नहीं था, एजिसिज्म नहीं था कि तुम बुढ़ा गए हो हम जवान हैं, उसके ऊपर नहीं। सेक्सिज्म भी नहीं था, सेक्स से भी कोई लेना देना नहीं था कि कोई नर है या कोई नारी है। रेसिज्म का मतलब है कि कोई गोरा है और कोई काला है। इस बेस पे, इस बात को लेकर उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। कौन? महात्मा जी गांधी जी ने। कहां पे? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में महात्मा जी गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह शुरू किया था? रेसिज्म का मतलब ये होता है कि कोई गोरा है कोई काले के ऊपर भेदभाव करना, हाँ या ना। ठीक है सरकार, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। रेसिज्म के लेके महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या शुरू कर दिया था? सत्याग्रह। एक बार डायग्राम को देखिए सर, वो बिल्डिंग दिख रही है आपको? आप बोलोगे आप तो दिख नहीं रहे बिल्डिंग। आप देखिए सर, मैं दिख रहा हूं, आपकी निगाहों में हूं। अब देखिए एक बिल्डिंग यहाँ पे देख रहे भाई साहब, दो चीज देख, यहाँ पे एक बिल्डिंग और यहाँ पे ये छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी कैमरे में दिख रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक बिल्डिंग, छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी। क्या पता चल रहा है? एक कोई अय्याशी कर रहा है और एक कोई झुग्गी झोपड़ी में मर रहा है। ये दोनों का डिफरेंस है, यही तो बताना चाहता है। आज भी आप देखो, कोई अशोका होटल में या किसी पर्टिकुलर होटल में जा रहा है, करोड़ों लीटर पानी गिरा देते हैं लोग नहाने के नाम पे, और जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उन्हें पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए। कभी आपने महसूस किया इस बात को? जो लोग अच्छे हैं, जो लोग थोड़े अमीर है, उन्हें सारी सुविधाएं, जो लोग गरीब उन्हें कोई सुविधा नहीं। मैं पूछता हूँ क्यों? यही है सब, डिस्पैरिटी है ये, डिस्पैरिटी, भेदभाव है ये। मुंबई में सबसे बड़ा वर्ल्ड का स्लम रहता है, आपको पता है? कोई आइडिया है उन लोग की जिंदगी कैसे जीते हैं? डिस्पैरिटी यही तो बताना चाहता है। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स ऑफ डेवलपमेंट शुड प्रियोरिटाइज इन दिस रीजन। तो वो कहता है कि यहाँ पे इतनी सारी झुग्गी और यहाँ पे इतने सारे मकान, तो इस एरिया में किस टाइप का गोल होना चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए? ऑब्वियस सी बात है, रिड्यूसिंग इनकम डिस्पैरिटीज, इनकम डिस्पैरिटी कम करना चाहिए। जेंडर वायलेंस, जेंडर, सर कोई गरीब आदमी, उसमें जेंडर का वायलेंस कहां से आ गया भाई? कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज, अरे यार कोई अमीर गरीब क्लाइमेट चेंज का क्या लेना देना है? इंश्योरिंग कास्ट इक्वालिटी, भाई साहब कास्ट का लेना देना नहीं है। हमेशा रिड्यूसिंग इनकम डिस्पैरिटी, इसका मतलब समझो, ए करेक्ट आंसर है। इसका मतलब समझो, रिड्यूसिंग इनकम डिस्पैरिटी का मतलब ये है, आप देखो अगर कोई सरकारी नौकरी लग जाती है ना भाई साहब, अनंत पैसा आ जाता है। वही काम, सेम काम करने के लिए एक प्राइवेट बंदे को कम पैसा, वही सेम काम करने के लिए गवर्नमेंट बंदे को अथाह पैसा। क्यों? ये इनकम डिस्पैरिटी है। वो करोड़ों रुपए ले उसी का, मतलब लाखों रुपए ले रहा उसी काम करने के लिए, और जो प्राइवेट बंदा वही काम कर रहा सिर्फ 10,000 में कर रहा। इनकम डिस्पैरिटी है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा तो अमीर बन जाएगा, और जो वही काम कर रहा बेचारा प्राइवेट में वो गरीब बन जाएगा। इसी को कहते हैं इनकम डिस्पैरिटी। तो जब कभी भी ऐसा हो जाए कि कुछ लोग बहुत अमीर और बाकी सब गरीब, तो जो अमीर लोग हैं उनकी इनकम को कम करो और जो गरीब लोग हैं उनकी इनकम को बढ़ाओ, उसे कहते हैं इनकम डिस्पैरिटी। ठीक है सर, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा इस इलाके के लिए।
अगला सवाल कहता है मोनिका इज अ रीडिंग एन एब्स्ट्रैक्ट रिटन बाय द ताराबाई शिंदे, ठीक है, ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली टू बी सेंट्रल इशू ऑफ टेक्स्ट। तो ताराबाई शिंदे के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो कहता है कि उनमें से क्या हो सकता है जो ताराबाई शिंदे ने उस पर लिखा, किस चीज के ऊपर उन्होंने लिखा होगा। जरा सर आप सोच के और देख के मुझे समझ के बता सकते हैं कि ताराबाई शिंदे किस चीज के ऊपर लिख सकती हैं। पहला है रिलीजियस के ऊपर लिख सकती हैं, प्रीस्ट के ऊपर लिखेंगे, रिलीजियस प्रीस्ट के ऊपर लिखेंगी, मिजरेबल लाइफ्स ऑफ अ फार्मर इन डेट, किसानों के ऊपर लिखेंगी, उनकी जिंदगी कैसे बीत रही है, प्लिंथ ऑफ अपर कास्ट एंड हिंदू विडो के ऊपर लिखेंगी। देखिए सर उनका नाम है ताराबाई शिंदे, नाम से पता चला कोई महिला है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई महिला है तो महिला के बारे में ही लिखने के चांसेस बहुत हाई हैं। अगर ये तुझे सवाल आए तो कॉमन सेंस से भी चटका देने का, द करेक्ट आंसर विच प्लिंथ ऑफ अपर कास्ट हिंदू विडो, ठीक है ना सरकार। आपको पता है ना हमारे देश में पहले के टाइम पे जो उसके हस्बैंड मर जाया करते थे उनकी हालत बहुत बेकार कर देती थी ये समाज, जिस समाज में आप रहते ये जिम्मेदार है, ये लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर किसी का हस्बैंड किसी के कारण से मर गया तो उसकी वो कहीं जा नहीं सकती, कुछ सुन नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, दोबारा शादी नहीं कर सकती, अपनी जिंदगी जी नहीं सकती, उसकी लाइफ बहुत बेकार हो जाती थी। इसीलिए जब किसी भी औरत का हस्बैंड मरता था तो औरत बहुत ज्यादा रोती थी, इसलिए नहीं कि वो बूढ़ा चटक गया है, इसलिए कि अब उसकी लाइफ दूभर हो जाएगी। दैट इज द मेन रीजन। पर इसी के बारे में ताराबाई शिंदे जी ने लिखा था कि अपर क्लास जो विडो होती थी ना उनकी भी हालत बहुत खराब कर दी जाती थी, पहले के टाइम पे ऐसा होता था, पर ये अब ऐसा नहीं है। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है सर। आप एक अच्छे सोसाइटी में पैदा हुए हैं इसलिए मुस्कुराइए। सर 20 क्वेश्चन था, मैंने 20 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, उम्मीद करता हूं आपका पेपर अच्छा जाए, ठीक है सर। रिलैक्स रहिए, जितना रिलैक्स रहेंगे उतनी जिंदगी अच्छी होगी। नंबर जो आने हैं वो तो आएंगे, आप परेशान मत होइए और उम्मीद करता हूं अच्छे ही नंबर आएंगे। सो बी रिलैक्स, आराम से जाइए, समझ के लिखिए, पॉइंट वाइज लिखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना, ठीक है सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए डे बाय डे क्लासेस।